नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमले से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घबरा गई हैं और जो किसानों का मुद्दा है वो पश्चिम बंगाल के अंदर बहुत ही अहम होता जा रहा है। जिस चीज से बचकर भाग रही थी ममता बनर्जी, अब उसी के अंदर पीएम मोदी उन्हें घेरते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आज हिंसा हुई है टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच पश्चिम बंगाल के अंदर, क्या मसला है पूरा? देखिए, ये अजीबोगरीब स्थिति लग रही है। ममता बनर्जी वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं के ऊपर उनका कोई कंट्रोल है या नहीं है, या फिर वो जानबूझकर इस तरह के काम को वो अंजाम दे रही है। अब आज कोलकाता के अंदर बवाल मचा जी, एक दिन पहले आसनसोल के अंदर बवाल मचा जी, उससे पहले कूच बिहार में आज सवेरे कुछ बवाल मचा। हर जगह टीएमसी और बीजेपी के बीच खूनी जंग चालू है। हर बार हर जगह कुछ लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं तो कुछ लोगों की मौत हो जा रही है। और ये कब तक चलता रहेगा? आप फॉर गॉड सेक चीफ मिनिस्टर अभी है वो, ऐसा नहीं कि ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर नहीं है। और वहां के पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? एक एमपी हैं सुनील मंडल जी, वो टीएमसी के थे, वो चले आए बीजेपी में। अभी तो बहुत सारे लोग आएंगे। अब आज वो पहली बार कलकत्ता में बीजेपी के दफ्तर वो जा रहे थे जी। अब वो जैसे ही वहां पे जाने लगे, वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। अरे भाई, वो बीजेपी चला गया, बीजेपी ज्वाइन कर चुका, उसका रास्ता रोकने से क्या मतलब है जी। अब उसको वो जाने नहीं दे रहे हैं वहां। अब तो वो बीजेपी में आ गए हैं, ऑफिस के बाहर सब कुछ हो रहा है, तो बीजेपी के कार्यकर्ता आ गए उसको रेस्क्यू करने के लिए। पहली बार आज वो अपना बीजेपी कार्यालय जा रहे थे, वहां उनका स्वागत समारोह था, बाकी सारे बड़े बड़े लीडर्स भी आने वाले थे, और ये लोग उसमें विघ्न उत्पन्न करने के लिए वहां पहुंच गए। और वहां पे कार को रोक लिया, पत्थरबाजी हो गई, लाठियां चल गई, मारपीट हो गया। ये कौन सा कल्चर है ये? जी, ममता बनर्जी बोलती है तो बंगाली कल्चर, बंगाली कल्चर, बंगाली कल्चर। ये तो सड़क छाप कल्चर भी नहीं है। इस तरह की चीजें तो दुनिया के किसी भी देश में इस तरह से नहीं होता है। कोई लीडर चला गया है, अब इसमें देखिए पुलिस की हरकत। जहां बीजेपी का दफ्तर है, पुलिस वालों को मालूम है, सीआईडी को मालूम है कि आज पहली बार जो है ये मंडल साहब जो है बीजेपी के दफ्तर आएंगे, वहां कार्यक्रम है। आपने बीजेपी दफ्तर के ठीक बगल में जी, तृणमूल वालों को कार्यक्रम करने के लिए कह दिया। वहां वो लोग जमा हो गए जी, और वहां पे वो स्टेज बना लिया, वो गाना वाना बजने लगा। और जैसे ही वो लोग फिराक में थे कि जैसे ही मंडल साहब आएंगे ये जो टूट पड़ेंगे। अब ये इस तरह से काम चलेगा? कूच बिहार में यही चल रहा है, आसनसोल में यही, बहुत सारी जगहों से तो खबर नहीं आ रही, लेकिन हर जगह बंगाल के अंदर में टीएमसी वर्सेस बीजेपी, बिल्कुल इसको कह सकते हैं कि खूनी जंग जो है ऑलरेडी शुरू हो गया है। और इसलिए मैं लगातार इस बात को कहता आ रहा हूं कि कहां है भाई गवर्नर, कहां ये चीफ जस्टिस, कहां ये इलेक्शन कमिश्नर, और ये कहां है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री? लोगों की मौत होगी चुनाव के लिए, इसको हटाना तो पड़ेगा ही जी। केंद्रीय बल को वहां पे लगाना। ये पुलिस वालों को भी आप बड़े बड़े लोगों को सस्पेंड करना शुरू कीजिए। बिल्कुल, ऐसा तो नहीं कि अब कानून ऐसा अलाउ नहीं करता है तो पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होगा, तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। आप अपनी राजनीतिक रोटियां जो है, आप सारे पार्टियां जो है वो सेकते रहिए। और ये टीएमसी और वहां के जो सफेद, वहां तो खाकी वर्दी नहीं पहनते हैं पुलिस वाले, सफेद वर्दी पहनते हैं। ये जो सफेद वर्दी वाले जो गुंडे हैं बंगाल के अंदर में, ये अपना यहां लोगों की जान ले रहे हैं। ये कब तक चलता रहेगा? और इसलिए ये एकदम सटीक केस धीरे धीरे बनता चला जा रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए, किसी को पीआईएल डालना चाहिए कि ये तो किसी भी डेमोक्रेसी में इसे अलाउ नहीं किया जा सकता है। और ममता बनर्जी को भी अपने दायित्व का जरा सा भी अगर इल्म होगा, जरा सा भी उसके प्रति कोई भावना होगी, तो वो इस हिंसा को रोकने के लिए आगे आएंगी। लेकिन जिस तरह की भाषा, जिस तरीके से जो दलीलें दी जा रही है, मैं तो आश्चर्यचकित हूं। ये कल्याण बनर्जी इस हिंसा को भी डिफेंड कर रहा है। मती मारी गई है तृणमूल कांग्रेस में, ये सड़क छाप गुंडे के अलावा कुछ नहीं। जी। ये सिक माइंडसेट है।
वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, ये हिंसा जो हुई है वो इसलिए हुई है कि भाई शुभेंदु अधिकारी गया तब तो हिंसा नहीं हुई, ये मुकुल रॉय जब गए तब तो ऐसी हिंसा नहीं हुई, अर्जुन सिंह जब गए तो ऐसी हिंसा नहीं हुई। इस मंडल साहब में हिंसा इसलिए हो रही है कि इन्होंने बीजेपी तो ज्वाइन कर लिया है लेकिन एमपी के पद से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। अच्छा, वो इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया है तो आप हिंसा करोगे? ये सरकार चलाने वाली पार्टी है जी। और इन्होंने क्या समझ लिया है बंगाल के अंदर में कि वो कानून को ताक करके गुंडागर्दी करेंगे और ये कहेंगे कि भाई कि बंगाल स्मिता। ऐसे तो टैगोर याद आ जाते हैं तुरंत, इनको बंगाली कल्चर याद आ जाता है। यही बंगाली कल्चर है, हर चीज में लाठी, हर चीज में खून, हर चीज में बम, हर चीज में गोली। ये इस तरीके से चलेगा? और मैं तो इसके लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के आप इलेक्शन कमिश्नर, ये सारे लोग इस हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं जो आंख बंद करके लोगों की मौत के ऊपर जो अपनी राजनीतिक रोटियां और पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश में लगे हुए हैं। जी मनीष जी, जैसे कि आपने यहाँ पर टीएमसी की गुंडागर्दी की बात की, तो इसके जो उदाहरण हैं वो रोज देखने को मिलते रहते हैं। जैसे कि सुजाता मंडल, जो कि बीजेपी सांसद सौमित्र खान की जो बीवी हैं, उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के लिए कहा कि वो उनकी जमानत जब्त करवा देंगे। अब देखिए, ये तो अभी जुम्मा 4 दिन हुआ है टीएमसी में आए हुए। जी। वो उस शख्स को चैलेंज कर रही है जिसने टीएमसी को सींचा है, जिस लीडर के कसम खा करके वो तृणमूल कांग्रेस में आई है, उस लीडर को बनाने में शुभेंदु अधिकारी और उसके परिवार का हाथ रहा है। तो ये अभी नए नए लोग, अभी राजनीति है, अभी चुनाव का वक्त है, इस तरह की बातें तो होती रहेंगी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि ये क्या बंगाल के अंदर में सिर्फ जोर जबरदस्ती से राजनीति होगी, गुंडागर्दी से राजनीति होगी? इस पे लगाम लगाने की जरूरत है। जी। और मनीष जी, जैसे कि जो किसान आंदोलन है एक बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है बंगाल के अंदर भी, तो इन्होंने कहा है कि जो राज्यपाल है जगदीप धनखड़, उनका कहना है कि कई बार उन्होंने जो परेशानियां हैं किसानों की, उसको लेकर अवगत कराने की कोशिश की ममता बनर्जी को, उन्हें कई बार पत्र लिखे, लेकिन उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। देखिए, ये बहुत बड़ी, जो इसको कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक चाल जो है उसने चल दी है। वहाँ पे जो किसानों को जो राशि मिलनी है जी, जैसे 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने 9 करोड़ किसानों को 2-2 हज़ार रुपए का वो जो सम्मान निधि राशि से जो है वो ट्रांसफर किया गया। ये बंगाल में नहीं हो रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग ये इस मैसेज को लेकर के गांव के हर गांव में जा रहे हैं, गरीब किसानों को बता रहे हैं। मैं आपको बता दूं, किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो। वहां भारतीय जनता पार्टी इस कैंपेन को लेकर के जा रही है कि पूरे देश में तो सबको 6,000 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन ये ममता बनर्जी है वो विघ्न डाल रही है, वो इसको लागू नहीं कर रही है, वो कागज को आगे बढ़ा ही नहीं रही है, वो वेरिफिकेशन करवाना ही नहीं चाहती और वो सारी जिम्मेदारी ममता बनर्जी के ऊपर डालना चाहते हैं। तो अब गवर्नर साहब भी आ गए। अभी ये लगातार कोई ना कोई आता रहेगा, इस तरह की बातें करता रहेगा कि ताकि वहाँ की मीडिया में, वहाँ के बातचीत में, सोशल मीडिया में ये पॉइंट लगातार उठता रहे। और ये जब तक उठता रहेगा ममता बनर्जी की स्थिति और खराब होती चली जाएगी, क्योंकि पैसा तो पैसा होता है। बंगाल में 2,000 रुपये अगर किसी को मिलता है तो ये समझ लीजिए बहुत बड़ी राशि है बंगाल के लिए। और बंगाल के गरीब लोग क्यों अपने आप को अलग समझेंगे? कई सारे बंगाल के लोग नोएडा में काम करते हैं, अलग अलग शहरों में काम करते हैं, वो तो लगातार फोन करते होंगे, बताते होंगे कि भाई सब जगह पूरे दुनिया को मिल रहा है। ये सिर्फ ममता बनर्जी ये माँ माटी मानुष का ढकोसला बता करके ये गरीबों की मदद नहीं करना चाह रही है। तो ये एक बड़ा प्लैंक भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है और इस प्लैंक के ऊपर ममता बनर्जी पूरी तरीके से फंस गई है। और ये क्यों फंसी है? क्योंकि ये चाह रही थी कि उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये कार्यक्रम जो है लंबा चलेगा। जिस तरह से ये चल रहा था, कई सारे लोग ये कह रहे थे कि कब तक ये सरकार देती रहेगी। कोविड के समय शुरू हुआ, लेकिन फिर ये कब तक चलता रहेगा। कोविड के दौरान हर जगह केंद्र सरकार की तरफ से अनाज दिया गया, पैसे दिए गए,
तो बहुत लोग इस बात को कह रहे थे कि ये इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, तो ये बीच में टूट जाएगा। जी। ममता बनर्जी ने ये कैलकुलेट कर रखा था कि भाई इसको हम लागू नहीं होने देंगे, ये 1-2 बार चलेगा, उसके बाद जब चुनाव आएंगे तब तक तो ये ऑलरेडी खत्म हो जाएगा, तब ये मसला दब जाएगा, ये उठेगा नहीं। और इसलिए वो मोदी के द्वारा गरीब जनता को पैसे मिल रहे हैं, आप मोदी को बंगाल के अंदर पैर जमाने नहीं देना चाहती, इस मकसद से इस पूरे इस योजना को जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया गया जी। और इसीलिए ये जो पासा जो ये जो दिया गया है, और मैं आपको बता दूं चुनाव के ठीक पहले अगर फिर से मोदी सरकार ये 2,000 रुपए देश भर के किसानों को अगर डालती है जी, तब तो ममता बनर्जी पूरी तरीके से फंस जाएंगी। फिर तो ये ममता बनर्जी के बस का खेल नहीं होगा कि वो रूरल इलाके में बंगाल के ग्रामीण गरीब जो गांव वाले हैं उनसे वो वोट पा सके, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। जी मनीष जी, जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी बैकफुट पर आती जा रही हैं, उतनी ही तेजी से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं अपनी स्ट्रैटेजीज को अमली जामा पहनाने में लगे हुए हैं। जैसा कि कहा जा रहा है, दिलीप घोष ने कहा है कि अब वो हर महीने बंगाल आएंगे। इसके साथ ही जो उनका मन की बात कार्यक्रम होने वाला है, ऐसी व्यवस्था की गई है हर बूथ पर ताकि उसको सुना जा सके। अब देखिए धीरे धीरे किस तरह से एग्रेसिव होता चला जा रहा है। बिल्कुल। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि बंगाल का चुनाव एक हिस्टोरिकल फेज में है। भारतीय जनता पार्टी को यह साबित करना है, और बंगाल में उन लोगों ने एक ऐसा ग्राउंड क्रिएट कर दिया है कि जहां वो 30% मुस्लिम बहुल इलाके में, जहां 30% बाकी किसी राज्य में नहीं है, इतना पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन किसी बाकी राज्य में नहीं है, और वहां भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम के नारे के साथ चुनाव जीत जाती है। इस देश की राजनीति का जो है वो बिल्कुल चाल चरित्र और चेहरा बदल जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट है ये बंगाल का चुनाव, और इसलिए सारे लोगों ने अपना पूरा जो उसको कह सकते हैं कि पूरा दम इन लोगों ने लगा दिया है। नड्डा साहब जा ही रहे हैं 1 महीने में एक बार, अमित शाह जा ही रहे हैं महीने में एक बार, अब मोदी जी का भी कार्यक्रम लग रहा है। तो ममता बनर्जी अकेली क्या क्या कर पाएगी? और ममता बनर्जी की दिक्कत यह है कि इनके जो लीडर्स हैं, जो ग्राउंड से जुड़े हुए लीडर्स हैं, वो उनको छोड़ के जा रहे हैं, और जिसे ये उत्तराधिकारी बनाना चाहती है वो तो ठीक से भाषण भी नहीं दे पाता, वो लोगों के सामने जा ही नहीं पाता। वो क्या है नहीं है, वो दूसरा राहुल गांधी है कि वो क्या है, लोगों को पता ही नहीं है। तो ऐसे में ममता बनर्जी के लिए काफी बड़ी मुश्किल जो है अब सामने साफ साफ नजर आ रही है। जी, और एक तरफ बीजेपी ने एक और अभियान की भी शुरुआत की है, मेरा बूथ सबसे मजबूत, जिसके तहत जो बूथ के अध्यक्ष हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो तमाम जगहों पर जाकर गरीबों के लिए जो मोदी जी ने तमाम तरह की जो योजनाएं शुरू की हैं उसके बारे में लोगों को बताएंगे। देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी और किस तरह से संगठन को गढ़ा जाता है, वो उसमें बीजेपी का आज की डेट में कोई शानी नहीं है, कोई जोड़ नहीं है। जी, कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि पन्ना प्रमुख बनाए जा रहे हैं। मैंने गुजरात के पन्ना प्रमुख का वो लिस्ट भी देखा था, जिसमें एक पन्ना प्रमुख अमित शाह जी भी है, उनकी तस्वीर लगी हुई कि पन्ना प्रमुख ये हैं, और उस पन्ना के ऊपर जितने जो वोटर्स हैं उनके पास उनको जाना, उनको बातचीत करना, उनको पॉलिसीज बताना, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल के चुनाव में वो हर लेवल पे लड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। जो डर, हिंसा, पुलिस, ताकत, बम, गोली, पिस्तौल के डर से तृणमूल के साथ अब तक नजर आ रहे थे बंगाल के लोग, अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे तृणमूल कांग्रेस की स्थिति खराब होती चली जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति दिन ब दिन मजबूत होती चली जा रही है। जी मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। तो ममता बनर्जी अपने ही गढ़ में घिरती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ने तो उन्हें घेर ही लिया है। इसके साथ ही साथ जो दिग्गज नेता टीएमसी में मौजूद थे वो भी उनके घेरे में अब जाकर बीजेपी के अंदर शामिल हो गए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।